पसंदीदा यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो मैं स्पेशली क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। क्लास 6 के साइंस का जो पहला चैप्टर है, क्लास 6 साइंस का जो पहला चैप्टर है, क्या चैप्टर है, क्या आपको मालूम है? साइंस। क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर का नाम क्या है, क्या आपको मालूम है? वुड, वेयर does it come from? इसका मतलब है कि हमारे पास जो खाद्य होते हैं, फूड यानी खाद्य, ठीक है, वो खाद्य कहां से आते हैं? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? इसका मतलब है हमारे पास जो खाद्य होते हैं वो खाद्य आते कहां से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फूड वैरायटी के बारे में। फूड वैरायटी के बारे में, तो फूड वैरायटी होता है क्या है, ठीक है, अभी हम जानेंगे फूड वैरायटी के बारे में, ठीक है। फूड वैरायटी, तो ये फूड वैरायटी दरअसल है क्या? हम किस देश में रहते हैं, क्या आपको पता है? जरूर पता होगा, क्योंकि आप किस देश में रहने वाले हैं या फिर किस देश के हैं? भारत के हैं। इसका मतलब हमारा देश भारत है। तो हम अब बात करते हैं हमारे देश के बारे में। हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है, इसीलिए हमारे देश में कई प्रजाति के लोग रहते हैं। कई प्रजाति के लोग रहते हैं मतलब हमारे देश में आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे, जैन संप्रदाय के लोग भी मिल जाएंगे। इसका मतलब है हमारा देश जो है एक मिक्स कल्चर का देश है। क्या है? एक मिक्स कल्चर का देश है। इसका मतलब क्योंकि हमारा देश एक मिक्स कल्चर का देश है, इसलिए हमारे देश में अनेक प्रजाति के लोग भी रहते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक कास्ट के लोग रहते हैं, चाहे वो बंगाली हो जाए, मरवाड़ी हो जाए, तेलुगु हो जाए, तमिल हो जाए, पंजाबी हो जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हम भारत के किसी भी प्रांत में जाएंगे तो हमें अलग अलग किस्म के खाद्य देखने को मिलेंगे। अगर मैं असम जाऊंगा तो वहां मुझे अलग किस्म के खाद्य मिलेंगे। अगर मैं त्रिपुरा में आता हूं तो मुझे अलग किस्म के खाद्य नजर आएंगे। अगर मैं पंजाब में जाता हूं, हरियाणा में जाता हूं, राजस्थान में जाता हूं, कहां पे भी जाऊं, जहां पे मैं जाऊंगा वहीं पे अलग अलग किस्म के फूड वैरायटी मुझे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा देश एक अजीब देश है और इसमें बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है फूड में वैरायटी होता रहता है। तो फूड वैरायटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, फूड वैरायटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, क्या आपको मालूम है? फूड वैरायटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्रेडिएंट्स। क्या है बच्चों? इंग्रेडिएंट्स। अभी ये इंग्रेडिएंट्स क्या है बच्चों, ये हमें जानना है। इंग्रेडिएंट्स होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो सोच लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आया। जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं, बताइए जरा। हाँ, आप बिल्कुल सही है, आप उस मेहमान को चाय तो जरूर पिलाते हैं। क्या मैं सही हूँ? चाय आप जरूर पिलाते हैं अपने मेहमान को। तो जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाते हुए हमें बहुत सारे सामानों को इकट्ठा करना पड़ता है चाय बनाने के लिए। जैसे कि चाय बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान चाहिए? चाय बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, चाय बनाने के लिए चाहिए हमें टी लिव्स यानी चाय के पत्ते, चाय बनाने के लिए चाहिए हमें शुगर यानी चीनी, उसके बाद दूध भी चाहिए, मिल्क। इसका मतलब ये सारे चीज हमें चाय बनाने के लिए चाहिए और ये सारे चीज जो हैं इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट कहलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जब हम लोग एक कप ऑफ टी प्रिपेयर करेंगे, एक कप ऑफ टी जब हम लोग ने प्रिपेयर किया तब हमने इसमें डाला पानी। उसके बाद क्या डाला इसमें बच्चों? टी लीव्स। और क्या डाला बच्चों इसमें? मिल्क। और क्या? शुगर। ये सारे चीजों को हमने इसमें डाला है। तो ये सारे चीज जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारे चीज जैसे कि पानी हो गया, टी हो गया, टी लिव्स हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया,
ये सारे जो हैं, ये सारे चीज जो हैं इंग्रेडिएंट्स में आएंगे। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। ये तो हो गया एकाकृति के बारे में। अभी हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी डिश बना ले, किसी भी डिश को बना ले। उस डिश को बनाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। तो उन वैरायटी ऑफ फूड को इकट्ठा करके हम कोई भी एक डिश बना सकते हैं। तो जो भी फूड वैरायटी का इस्तेमाल होता है किसी भी डिश को बनाने में, वे सारे फूड वैरायटी जो हैं इंग्रेडिएंट्स के तहत आएंगे। जो सारे फूड वैरायटी का इस्तेमाल हम किसी भी डिश को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे सारे फूड वैरायटी जो हैं इंग्रेडिएंट्स के तहत आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पन्ने पर। दूसरे पन्ने पर बताया गया है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, ठीक है। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। अभी ये क्या है दोस्तों, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। अभी जो भी खाना हम लोग खाते हैं, चाहे वो कोई भी खाना हो जाए, ठीक है। अभी मैं खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, मीट खा रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, जो भी चीज मैं खाता हूँ वो किसी ना किसी सोर्स के तहत आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने सब्जी खाया, सब्जी जो है ये प्लांट सोर्स है, क्योंकि ये आया कहां से है, उद्भिद जगत से आया है। उद्भिद यानी प्लांट जगत से आया है। तो इसीलिए इन सब का सोर्स हो जाएगा प्लांट, क्योंकि ये सारे सब्जी जो हैं कहां से आए हैं, पौधे से आए हैं, प्लांट से आए हैं। तो दे आर प्लांट सोर्सेस। और जो मीट खाते हैं हम, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, वे सारे मिल्क खाते हैं, कर्ड खाते हैं, कर्ड, पनीर, घी, बटर, मिल्क, मीट, मछली, वे सारे जो हैं एनिमल सोर्सेस हैं, क्योंकि वे सारे जो हैं एनिमल से आते हैं, जीव जंतुओं से पाया जाता है। वे सारे कहां से पाए जाते हैं दोस्तों, जीव जंतु से। तो कौन कौन सी चीज जो है प्लांट सोर्सेस हैं। प्लांट सोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। वेजिटेबल प्लांट सोर्सेस से आते हैं, फ्रूट्स आते हैं प्लांट सोर्सेस से, ठीक है कि नहीं। अभी अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सोर्सेस के बारे में, तो एनिमल सोर्सेस के तहत कौन कौन से चीज आते हैं, मिल्क हो जाता है, हाँ, पनीर है कि नहीं, बटर, हाँ, घी, मीट, वे सारे जो हैं एनिमल सोर्सेस से आते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, जो भी सारे फूड मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग हमारे आम जिंदगी में करते हैं, वे सारे फूड मटेरियल जो हैं या तो फिर प्लांट सोर्सेस से आते हैं या तो फिर एनिमल सोर्सेस से आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं अगले पन्ने पर। अभी चलेंगे हम लोग अगले पन्ने पर। तो अगले पन्ने पर दर्शाया गया है एक छोटे से पौधे के बारे में। आप देख सकते हैं आपकी किताब पर तीसरे नंबर पेज पर एक छोटा सा पौधा डिनोट किया गया है और उस छोटे से पौधे को डिस्क्राइब किया गया है। उस छोटे से पौधे को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं इतना अच्छा ड्राइंग तो कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता हूँ, ठीक है। कोशिश करने में कोई दो राय मैं नहीं रखना चाहता। तो मैं एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। मुझे मालूम है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग मैंने किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया है, एक छोटा सा नन्हा सा, आप लोगों की तरह
एक छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा? ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस प्लांट के ये कौन कौन से पार्ट हैं और इसके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो पार्ट जो है ये पार्ट ये है रूट, है कि नहीं? और ये जो पार्ट है ये पार्ट, ठीक है, यहां पे मैं मार्क किए जा रहा हूं वे सारे पार्ट। वे पार्ट क्या है? स्टेम। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको ये क्या है। ये क्या है दोस्तों? ये है फूल यानी फ्लावर, और ये है लीफ, है कि नहीं दोस्तों? ये हो गया लीफ। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं रूट का क्या फंक्शन होता है, स्टेम का क्या फंक्शन होता है, फ्लावर और क्या बोलते हैं इसे, लीफ का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रूट के फंक्शन के बारे में। तो रूट का क्या फंक्शन होता है बच्चों? रूट जो है अंडरग्राउंड में बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं। वे सारे सोर्सेस को जो है रूट अपने आप में अब्सॉर्ब करता है। अभी मिट्टी के अंदर एक प्लांट का जो रूट जो है वो हमेशा मिट्टी के अंदर रहता है। तो मिट्टी से जो है रूट पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब करता है। A root can absorb water and minerals from the ground. रूट जो है पानी को और मिनरल्स को जो है अपने अंदर अवशोषित करती है, यानी एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, एब्सॉर्ब करने के बाद वो क्या करती है? वो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो पानी को और मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने पूरे बॉडी में। किसके साथ? किसके तहत? किसके हेल्प से? स्टेम की हेल्प से। तो स्टेम जो है ये एक नैरो पाइप है। क्या आपको पाइप के बारे में पता है? पाइप किस काम में आती है? पाइप के तहत हम पानी को कहीं से भी निकाल सकते हैं। दूर से दूर हम पानी को ले आ सकते हैं। एक जगह का पानी दूसरी जगह तक चला सकता है। किसके जरिए? पाइप के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेम जो है ये एक नैरो पाइप है, छोटा सा पाइप है, पाइप जैसा ही है, एक नैरो होल है इसके अंदर, जिससे जो है ये पानी और मिनरल्स जो है आसानी से स्टेम जो है अपने अंदर ले लेती है और इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने पूरे बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्टेम का फंक्शन। ठीक है, तो रूट का फंक्शन हो गया, स्टेम का फंक्शन हो गया। अभी फंक्शन किसका रह गया है? लीफ का फंक्शन रह गया है बच्चों। किसका फंक्शन है? लीफ का फंक्शन। अभी लीफ का क्या फंक्शन होता है, क्या आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूं लीफ का फंक्शन क्या होता है। जरा मैं राफ कर देता हूं इस बदसूरत ड्राइंग को और फिर मैं चलता हूं लीफ के फंक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए लीफ के फंक्शन के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर लूं या फिर मैं जानकारी दे दूं। सॉरी, तो लीफ जो है प्लांट्स का, जो भी एक प्लांट तुम ले लो अपने हाथों में, उसके लिए लीफ जो है तुम्हारी माँ की तरह है। हमारी माँ क्या करती है? हमारी माँ खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना हमारी माँ हमारे लिए बनाती है। उसी तरीके से ये लीफ जो है ये प्लांट के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है, तो ये बनाती किससे है? क्लोरोफिल से। लीफ जो है क्लोरोफिल, लीफ जो है क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाती है। खाना वैसा नहीं बनाती जैसा तुम लोग सोच रहे हो। प्लांट जो है हमारी तरह मीट मछली नहीं खाते, साग सब्जी नहीं खाते, वे अलग किस्म के खाने बनाते हैं अपने शरीर में और फिर अपने अंदर ही समाते हैं। तो वो खाना जो है लीफ बनाता है किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है प्लांट्स में। इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए तुम लोग जान लो कि लीफ जो है क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है। तो हम लोगों ने रूट के बारे में जाना, स्टेम के बारे में जाना, लीफ के बारे में जाना। अभी हम लोग बात करते हैं
फ्लावर के बारे में, ठीक है, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर किस काम आती है पता है आपको? फ्लावर सिर्फ हमें सुगंध नहीं देती, फ्लावर से जो है एक नया पौधा भी बनता है, फ्लावर से एक नया पौधा भी बनता है। तो फ्लावर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। और अगर हम लोग बात करना चाहते हैं प्लांट्स के बारे में, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे इस खूबसूरत जहान में, हमारे इस खूबसूरत धरती में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हम लोग खा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। तो जो प्लांट या फिर जो प्लांट पार्ट्स हम लोग खा सकते हैं वो हो जाएंगे ईटेबल, साइंस के तहत हो जाएगा ईटेबल। जो प्लांट्स पार्ट यानी पौधे के हिस्से हम लोग खा सकते हैं आर ईटेबल, दे आर नोन एज ईटेबल। और जो हम लोग नहीं खा सकते, साफ तरीके से आपको पता हो जाएगा वो हो जाएंगे नॉन ईटेबल, ठीक है बच्चों। तो आइए अभी डिस्कस करते हैं अगले पन्ने पे जाएंगे हम लोग। और अगले पन्ने पर जाते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है स्प्राउटेड सीड के बारे में, ठीक है। तो अभी ये क्या है, स्प्राउटेड सीड क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्प्राउटेड सीड, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट। Okay, we have to do an experiment with which we will know more about that topic, sprouted seed. So for that experiment क्या करना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा एक कटोरा, ठीक है। हमने एक कटोरा ले लिया, उस कटोरे में हम लोग क्या करेंगे, चाना, बाजार से चाना खरीदेंगे, और उन चना को जो है हम लोग इस पॉट में रखेंगे, चना पॉट में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, एक ढक्कन के सहारे इसको बंद कर देंगे, इसका मुंह जो है बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। और इसे सोच लो ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए तुम लोग इसे ऐसे ही रख दो, कहीं पे छूना मत इसे, बस इसको, इस पॉट को जो है किसी भी टेबल में रख दो, 2 दिन के लिए ऐसे ही रख दो। 2 दिन बाद जब तुम इसका ढक्कन खोलोगे तो तुम्हें नजर आएंगे कि ये सारे जो चने हैं इनमें से एक लेयर निकला है ऐसे, ठीक है, ऐसा एक सुतली जैसा निकलेगा, ठीक है। तो ये जब सुतली जैसा निकलना शुरू हो जाएगा तब तुम कह सकोगे कि ये स्प्राउटेड सीड हो गया है, these seeds are sprouted। इसका मतलब अभी अगर इस सीड का इस्तेमाल तुम करना चाहोगे प्लांटिंग के लिए तो तुम कर सकते हो, इससे जो है आसानी से तुम्हें प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा स्प्राउटेड सीड, दिस इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी नेक्स्ट है नेक्टर। ये नेक्टर क्या होता है, गला तो नहीं होगा, नेक तो गले को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे गले के बारे में नहीं बच्चों, ये कुछ और ही है, ठीक है। तो अभी नेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है आपको पता है, क्या आप बी हाइव्स, जो मधुमक्खी हैं, क्या आप मधुमक्खी को जानते हैं, पहचानते हैं मधुमक्खी, जरूर पहचानते होंगे आप। मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है उड़ता रहता है, और उड़कर बैठता कहाँ पे है, फूलों पर जाकर बैठता है, फूलों के ऊपर जाकर बैठता है। तो मधुमक्खी जब फूलों के ऊपर जाके बैठता है तब वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर फूल का जूस खींचता है अपने सूंड से, अपने सूंड के द्वारा उस पर्टिकुलर फ्लावर का जूस अपने अंदर ले लेता है।
ठीक है, यानी पीता है। ये जो मधुमक्खी जो है वो अपने सूंघ के द्वारा जो है जूस पीता है, फूलों का जूस पीता है। और पीने के बाद वो क्या करता है, जो पार्ट उसे चाहिए होता है वो पार्ट वो अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करता है, और जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो क्या करता है, उसे अपने घोंसले में बचाकर रखता है। इसीलिए बच्चों आपको मालूम है कि जब हम लोग मधुमक्खियों के घोंसले को तोड़ते हैं, किसलिए तोड़ते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है बच्चों, मधुमक्खियों के घोंसले से हमें क्या मिलता है, आप बताइए पहले। हनी मिलता है, शहद मिलती है कि नहीं। वो शहद इतना टेस्टी होता है, इतना मीठा होता है। किस लिए मीठा होता है, क्योंकि वो फ्लावर के जूस से बना हुआ होता है, इसीलिए ऐसा इतना मीठा होता है दोस्तों। तो फ्लावर का जो जूस है उसी को नेक्टर कहते हैं बच्चों। फ्लावर का जो जूस है उसी को नेक्टर कहते हैं, तो वही नेक्टर कहलाएगा। तो मधुमक्खी जब एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, उड़कर जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर फूल का जूस पी लेते हैं, और उसी जूस को जो है वो अपने घोंसले में जाकर स्टोर करते हैं। तो वही जूस जो है नेक्टर कहलाएगा। यानी फूलों का जो जूस होता है उसे नेक्टर कहते हैं। जूस ऑफ फ्लावर, फूलों का जो जूस होता है उसे ही हम लोग नेक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, अभी चलते हैं इसका अगला बात, व्हाट डू एनिमल्स ईट। ठीक है, जीव जंतु क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं बच्चों, क्या आपको मालूम है आपको हम लोग क्या खाते हैं? जरूर मालूम होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। आपको जरूर मालूम होगा कि हम लोग खाते क्या हैं। तो हम लोग खाते हैं फ्रूट्स, हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स, हम लोग खाते हैं मीट, फिश, मिल्क, है कि नहीं। ये सारे एसेट्रा एसेट्रा ये सारे जो है हम लोग खाते हैं दोस्तों, है कि नहीं। तो अभी इसके ऊपर भी जो चीज हम लोग खाते हैं उसके ऊपर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीता जागता जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सांस ले सकते हैं, जो खाना खाते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहले जब स्कूल में आते तब आप लोग किस क्लास में थे, KG1 में, और अभी किस क्लास में, 6 में। आप लोग बड़े हैं, ग्रोथ हुआ है आप लोगों का, इसका मतलब आप सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक फिश भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी 3 भागों में भाग किया गया है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में भाग किया गया है बच्चों? 3 भागों में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कौन कौन से भाग। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में भाग किया गया है बच्चों। herbivores, पहला वाला है herbivores, फिर है carnivores, और उसके बाद omnivores। ठीक है बच्चों। तो herbivores क्या होता है, क्या आपको मालूम है herbivores क्या होता है? जो जीव, जो प्राणी सिर्फ प्लांट सोर्सेस लेते हो वो herbivores कहलाएंगे। जो सिर्फ प्लांट यानी उद्भिद यानी पेड़ पौधे को ही अपना आहार मानते हो वे कहलाएंगे herbivores। तो अभी कौन कौन herbivores के तहत आते हैं, क्या आपको मालूम है? कौन कौन से प्राणी फल खाते हैं, उसके बाद पत्ते खाते हैं,
यानी जो प्लांट सोर्सेस हैं, प्लांट सोर्सेस को कौन कौन से प्राणी खाते हैं? क्या आपको मालूम है? जरूर मालूम होगा। काव है कि नहीं? उसके बाद गोट एसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे एकदम दो ही एग्जांपल दिए हैं। आप लोग जरा भी मत सोचना कि सिर्फ दो ही है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो हर एक जो प्लांट को ही अपना सोर्स मानते हैं, और प्लांट यानी उद्भिद को ही अपना आहार का माध्यम मानते हैं। तो जो प्राणी सिर्फ उद्भिद को ही अपना आहार का माध्यम मानते हैं, वे प्राणी जो हैं हार्बिवोर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है बच्चों? जो प्राणी एनिमल सोर्सेस को ही अपना आहार का माध्यम मानते हैं, जो प्राणी एनिमल सोर्सेस को ही अपना आहार का माध्यम मानते हैं, वे हो जाते हैं कार्निवोर्स। का मतलब कौन कौन है वैसे एनिमल, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ दूसरों का ही मांस खाना पसंद करते हैं? वो है लायन, टाइगर, लियोपार्ड एटसेट्रा। बच्चों है कि नहीं बच्चों? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद सोचिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप लोग हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स का एग्जांपल आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको जरूर डालना है। ठीक है बच्चों? अभी है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है? ओमनिवोर्स क्या होता है? ओमनिवोर्स यानी ऐसे प्राणी जो प्लांट सोर्सेज भी लेते हैं और एनिमल सोर्सेज भी लेते हैं। जो प्लांट्स उद्भिद को भी आहार का माध्यम मानते हैं और एनिमल्स को भी आहार का माध्यम मानते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, सबसे बड़े राक्षस अगर इस दुनिया में कोई है तो वह है मनुष्य। मनुष्य जो है वो सब चीज खाता है, ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको मनुष्य ना खाता हो। तो मनुष्य जो है ओमनिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य जो है वो क्या हो जाएंगे? ओमनिवोर्स। तो ह्यूमन बीइंग और कौन कौन से हैं? क्रो, कौवा। कौवा जो है वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। एनिमल्स यानी सिर्फ बड़े बड़े जानवर नहीं, बड़े बड़े जानवर जो है वो नहीं, कीट मकोड़े वो भी एनिमल सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कौवा जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाता है, तो वो भी ओमनिवोर्स में जाएगा। तो हम लोग ने आज की वीडियो में जाना हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। तो हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स का एग्जांपल, इंडिविजुअली देना है कि किसी ने भेजा एक तो उसका देख के मैंने कॉपी कर लिया और उसी को ही डाल दिया कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं। तो मैं यूनिक सोचना है और यूनिक सोचकर हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स का जो है एग्जांपल मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है बच्चों। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने आज जाना सबसे पहले फूड वैरायटी के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना इंग्रेडिएंट्स। ठीक है बच्चों? फिर हमने जाना फूड सोर्सेस, है कि नहीं? फिर हम लोगों ने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोगों ने क्या जाना बच्चों? नेक्टर के बारे में जाना बच्चों। फिर हम लोगों ने जाना स्प्राउटेड सीड, और फिर हमने जाना एक प्लांट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि इस चैप्टर में हैं, और मैंने इन सारे पॉइंटों को आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा।